हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं आज आपके साथ में सीयूईटी पीजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सीयूईटी ने हाल ही में अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए हैं। मैं आपको सीयूईटी के फॉर्म की फिलिंग की पूरी स्टेप समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए एक मैंने फॉर्म भी भर के रखा हुआ है, डमी फॉर्म जिसे हम कहेंगे। वो आपके साथ में मैं क्लिप शेयर करूंगा स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, तो कितनी इंफॉर्मेशन हमको फॉर्म भरने से पहले कलेक्ट करके रखनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, लाइक करें और उसमें अपना फीडबैक भी आप दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। इवन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अभी हो सकता है नहीं समझ पा रहे थे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख करके, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहाँ आप मिस्टेक्स कर देते हैं वो मिस्टेक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कई बार हम लोग जब मिस्टेक कर देते हैं फिर इसके बाद में हम पैनिक करते हैं कि ये मिस्टेक हमने गलत कर दी है, अब इसको कैसे सही किया जाए। फिर हम करेक्शन विंडो तक का इंतजार करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को पूरा डिसबैलेंस कर देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी। अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे, जो इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप उनको एक बार रेफर करेंगे तो मुझे लगता है आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों पर आज मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है सीयूईटी की, exams.nta.nic.in है। और ये आप देख रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर सारी जानकारी आपको देखिए देखने को मिल रही है। मैं अभी ये स्क्रीन देखिए, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने पूरा ऑफिशियल सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे। जिस भी स्ट्रीम से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको देखिए जैसे सिलेबस पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर साइंस, एमटेक, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमन, आचार्य। अगर आप साइंस स्ट्रीम से एप्लीकेशन कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जैसे ही साइंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ SCQP09 जो कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सिलेबस भी यहाँ पर ओपन हो जाता है। क्या पैटर्न है, सारी चीजें यहाँ पर देखिए डिटेल में दी गई हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, क्योंकि पहले एप्टीट्यूड अलग आता था और सब डोमेन अलग आता था, लेकिन अभी नहीं है। पिछले 2 साल से यही पैटर्न चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है जिसमें सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, और ये कंप्यूटर का सिलेबस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल। तो इस तरह से हर स्ट्रीम का सिलेबस आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जो इन्होंने पैटर्न दे रखा है। अब करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखिए मैं आपको अभी इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर भी ले जाऊंगा। और देखिए ये है इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें आपके साथ में सारी चीजें यहाँ पर ये देखिए शेयर करेंगे। ये देखिए कॉमन एंट्रेंस इन टेस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये इनकी टेबल है जहाँ पर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। जब आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप उस पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर बात होती है कि सीयूटी ने बोला है कि आप 4 टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चारों टेस्ट में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन वाले पेज पर जाना पड़ेगा। वहां पर आप देखें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया भी है, तो वो आपको बताएंगे कि कितनी एज है। बाकी पीजी के कोर्सेज के लिए हायर एज लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप हायर स्टडी में किसी भी एज के हों कर सकते हैं। ठीक है, चॉइसेस ऑफ सिटीज में भी उन्होंने बोला है। अभी चॉइसेस ऑफ सिटीज को लेकर के क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया था कि आप अपने 4 सेंटर चुन सकते हैं जो आपके करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर आपको अलॉट किए जाएंगे।
फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लगभग 72 पेज का है, जिसमें आप जब सारी चीजें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये CUT-PG की साइट है, अगर हम यहाँ से जाते हैं, ये यहाँ पर गए और देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर द CUT-PG। इस विंडो को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये एक ऑफिशियल विंडो ओपन होती है। अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ और आप देखिए एक एक चीज यहाँ पर प्रॉपर पढ़िए, किस तरीके से इन्होंने सारी जानकारी शेयर की है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, देखिए ये लिखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई, ये अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन फी, ये सारी बातें यहाँ पर है। इसके बाद डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, तो लगभग ये सारी जानकारी यहाँ पर पहले आपको बताई जा रही है। अब करना क्या है, करना ये है कि अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है आपको, देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्टर योर प्रोफाइल बाय गिविंग पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस, ठीक है। अपना प्रोफाइल पंजीकृत करने के लिए व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और पता दें। तो न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, ये 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर्म एंड नंबर 3 फी पेमेंट, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चौथा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की लिंक भी आपको यहाँ से दी गई है। चौथा जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपना जो पेज आपका फाइनली प्रिंट होकर के आएगा उसको डाउनलोड करना है, राइट। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपीज चार्ज है, और ये 2 पेपर्स तक आपको इतना ही देना होगा। अगर आप 1 चुनेंगे तो भी 1400 लगेगा और 2 चुनेंगे तो भी 1400 लगेगा। इसके अलावा आप 2 पेपर और एडिशनल फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए 700 पर पेपर आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। बाकी आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 600 रुपए पर पेपर आपको देना होगा, और यहाँ पर सारी फीस ऑलरेडी आपको गिवन है। तो जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी से आपको एप्लीकेशन करना है। ध्यान रखिए एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना है, कैटेगरी आपको ध्यान से सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप गलत जानकारी दे दें और सोचें कि यदि हम रिजर्व कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसमें फी कम लगेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन गलत आपको नहीं भरनी है। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से आपको फॉर्म एप्लीकेशन करना है, क्योंकि बाद में आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवाने डाल दीजिएगा। अब मान लीजिए आप सर्टिफिकेट आपका बन ही नहीं सकता है और फिर भी आप OBC सिलेक्ट करते हैं या EW सिलेक्ट करते हैं, तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो ये जो डेटा है यूनिवर्सिटी आपका शेयर करती है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो जानकारी दें वो ऑथेंटिक दें, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। आप एक बार बिल्कुल एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पूरी जानकारी देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको प्रॉपर सारी जानकारी यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चरण 2 में आपको क्या करना है। ये देखिए अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र जैसा लागू हो उसकी स्कैन की गई छवियां, यानी कि आपको जो क्लियर लिखा हुआ है क्लियर होना चाहिए एकदम। जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप ब्लर फोटो अपलोड करें या ब्लर स्कैन कॉपी आप अपलोड करें, बिल्कुल नहीं करनी है। द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद 80% फेस विदाउट मास्क, आपको कोई मास्क नहीं लगाना है ना। और देखिए इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब आपके कान भी दिखने चाहिए, है ना। कई लोग अलग अलग एंगल से फोटो लेते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये सारी जो फोटोज की साइज है वो 10 से 200 KB
या 10 से 50 KB ये सिग्नेचर हैं। और अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप डिसेबल हैं, फिजिकल डिसेबल्ड हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी, फोटो, साइन, एक आइडेंटिटी प्रूफ, चौथी चीज़ आइडेंटिटी प्रूफ भी होगी। और अगर आप डिसेबल हैं फिजिकली तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज नहीं करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन। तस्वीर, हस्ताक्षर की छवि सही अपलोड करें क्योंकि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा ना करें कि फोटो और साइन भी आपने गलत अपलोड कर दिए हो, प्रॉपर नहीं दिख रहे हो, वो भी अपलोड कर दिए। जो जानकारी लिखी है वो आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर दें। इसके बाद पासवर्ड बनाने के भी आपको देखिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिकॉर्ड या रिमेंबर देयर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन। तो आपको करना क्या है, जो भी आप पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें और आंसर रखते हैं, वो आप एक कहीं पे भी डायरी में या कहीं भी पेपर में आप लिख के रख लें और उसका फोटो भी क्लिक करके रख लें। ये चीज़ें आप बिल्कुल करके रख लें, क्योंकि कई बार हम पासवर्ड भूलते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि हम तो ये चीज़ें याद रख लेंगे, पर कई बार हम भूल जाते हैं। तो ये नहीं करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आराम से पढ़ना है और ध्यान रखना है। फॉर सब्सिक्वेंट लॉग इन कैंडिडेट विल बी एबल टू log in directly with their respective system generated application number and the chosen password. Candidate advised not to disclose or share their password। सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसके बाद ये भी लिखा है कि पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें किस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोविजन के हिसाब से अल्फाबेट में आप अपर, लोअर केस, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर एंटर करना है, वो सारी बातें लिखी हुई है। पासवर्ड आप रीसेट भी कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपने रीड कर ली है, तो इसको आपको क्या करना है, ये क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस बटन पर जैसे ही आप जाएंगे देखिए ये आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नेम जो कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फादर या गार्जियन नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो वही भरना है। आप ऐसा ना करें कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा है आपका या आपके फादर मदर का, आप वो नाम भरें। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखें इस बात का। कई बच्चे ऐसे हैं या कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 10वीं में कुछ और, 12वीं में कुछ और, ग्रेजुएशन में कुछ और, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको सारी एंट्री फिल करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये भी आपको ध्यान से भरना है। अब डेट ऑफ बर्थ आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा हो या 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार डेट ऑफ बर्थ आप लोग गलत एंटर कर देते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं होता है और आप जो आपने कहीं पे भी मेंशन किया होता है वो आप भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो 10th की मार्कशीट में है वही सारी जानकारी आपको पर्सनल डिटेल में फिलअप करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो जो ऊपर जानकारी दी है उसी का कंफर्मेशन आपको यहाँ देना है। इसके बाद आपका एक प्रेजेंट एड्रेस जहां अभी आप रह रहे हो, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, चाहे आप बिहार के हो भले, लेकिन आप अगर दिल्ली में रहे हैं या आप कलकत्ता में रह रहे हैं, आप भले ही कहीं के भी हो, पर जो प्रेजेंट एड्रेस अभी आपका है वहां का पता आपको डालना है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस लाइक जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पूरे एप्लीकेशन फॉर्म यानी जहां तक हमारी पूरी प्रोसेस है लाइक एडमिशन प्रोसेस तक आपको ये दोनों चीजें सेम रखनी है, इनको नहीं बदलना है, ना इनको बंद करना है, क्योंकि आगे जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के माध्यम से होगा। ठीक है,
इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जहां आप परमानेंट रहते थे, अभी कुछ समय के लिए शिफ्ट हुए हैं, वो तो आपका करंट एड्रेस हुआ, लेकिन जहां आप परमानेंट आपके मदर फादर रहते हैं वो एड्रेस आपको भरना है। क्योंकि आप जब सेंटर चूज करेंगे तो आपको या तो प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से मिलेगा या फिर परमानेंट एड्रेस के हिसाब से अलॉट किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है आपको, कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है या जो आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों ही सही होने चाहिए। और जहां आप एग्जाम देने के लिए जाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड भरना है। अब हो सकता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कई सारी जानकारी में आपको कंफ्यूजन हो, तो मैंने इसके लिए बिल्कुल सारी एक एक चीज भर रखी है, डमी फॉर्म में भर रखी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि मुझे पहले पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर मैं आप एक एक स्टेप में आगे बढ़ूंगा। तो मैंने इसके लिए डिटेल पूरी बना रखी है, आपको सारी जानकारी मैं दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाएंगे तो उसमें कई सारी चीजें डिफरेंट हैं जो हो सकता है आप ना समझ पाए, तो मैंने इसलिए एक फॉर्म भर रखा है, वो मैं भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम मूव करते हैं। ये देखिए जहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अभ्यर्थी का नाम ये मैंने लिख रखा हुआ है, हालांकि इसमें मैंने ब्लैक कर रखा है। ठीक है, फादर नेम जो आपके 10th की मार्कशीट में मेंशन है वो भरना है। इसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर, और सेम वही जानकारी को मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद पेज नंबर 2 मैंने प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की सारी जानकारी फिलअप कर दी है। आप देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो फिर ये जानकारी आपको फिल नहीं करनी होगी और वो अपने आप ये एड्रेस ले लेगा जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिल कर रखा है। जो आपने ये एड्रेस भर रखा है वही एड्रेस वो सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस ले लेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चूज द पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर आपको 8 से 13 कैरेक्टर का बनाना है। ठीक है, ओके। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप जब जाएंगे तो रिव्यू पेज, जब आप रिव्यू पेज पर जाएंगे, ठीक है, तो देखिए अगर आप रिव्यू पेज पर जाएंगे तो इसमें क्या आ रहा है, ये देखिए आप रिव्यू पेज पर जाएंगे तो क्या आ रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form button or press, ठीक है, और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP। अगर आपने सही जानकारी सारी दे रखी तो सबमिट करें और OTP को सेंड करवाएं। ठीक है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, वही सारी चीजें आपको एंटर करनी है। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट पेज की, और नेक्स्ट पेज पे जैसे हम मूव करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर रिव्यू पेज पर क्लिक किया है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका सारी जानकारी यहाँ पर लिख के जाएगी कि आपका जो नाम दिख रहा है वो सही है, आपके फादर का नाम है वो सही है, आपकी मदर का जो नाम है वो क्या सही है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सही है, आपने भरी है नहीं भरी है, कोई गलती कभी कभी एंट्री करते वक्त हो जाती है। तो ये रिव्यू इसलिए करना होता है ताकि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सही हो सके, क्योंकि याद रखें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें दिमाग में। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ 19-20 हो जाता है, क्वालिफिकेशन में कुछ 19-20 आप लिख देते हैं, वो सब चेंज हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ये कम से कम 7-8 इंफॉर्मेशन ऐसी हुई है, आपका एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे 8-9 चीजें आपकी जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो एडिट नहीं होगी, ये बिल्कुल ध्यान से समझ लें। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसी के आगे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये सारी जानकारी आपको दिख रही होगी, ये सारी जानकारी आपको दिखेगी। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृपया नीचे सूचीबद्ध सभी विवरणों को सावधानी पूर्वक सत्यापित करें। अपने मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी सारी बात लिखी हुई है, अनुसार विवरण के साथ सही जानकारी भरी है।
पंजीकरण फॉर्म जमा करने या परीक्षा के किसी भी बाद के चरण में किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, इनमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देनी है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम आप आगे बताते हैं आपको क्या करना है। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सबमिट एंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिखा आ जाएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। ठीक है, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस करना है, अगर आप सबमिट नहीं करना चाहते तो नो करना है, ठीक है। और अगर आप नो करेंगे तो फिर एडिट करेंगे और सारी चीजों को फिर से सही करेंगे, फिर यस, ये स्टेप पर आएंगे। मेरी सारी जानकारी सही है तो मैं यस करूंगा, और जैसे ही मैं यस करूंगा तो देखिए मेरे पास में यहाँ पर जो मोबाइल नंबर मैंने भरा था वो OTP या मोबाइल पर आ जाएगा, और मैंने ये OTP उसमें फिल कर दिया है। OTP फिल करने के बाद आपको आगे करना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए आपको ये फॉर्म इस तरह से दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दिखने लग जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूरा फॉर्म दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपका देखिए, ये आपका यहाँ पर नेम और ये आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेप्स हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, और कंप्लीट एप्लीकेशन वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो यहाँ पर दिखने लग जाएगी। आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो आपको यहाँ दिख रही है, और उसमें क्या चीजें दिख रही हैं देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर अपार आईडी, ठीक है, एग्जामिनेशन एंड सिटीज एंड सेलेक्ट पेपर, इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। तो लगभग ये कितनी स्टेप्स हैं? 11 स्टेप्स हैं, और 11 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो प्रोसेस है वो बताऊंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर जाऊंगा, और पर्सनल डिटेल में आपको क्या जानकारी फिलअप करनी है, बहुत ध्यान से सारी जानकारी को फिल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नेम तो आपका ऑटोमेटिकली फिल हुआ होगा, आपने डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो है वो भरी हुई आएगी, जेंडर, ये सारी जानकारी आपकी भरी है। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देना है, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में इंडियन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI, ठीक है, अदर देन OCI यानी फॉरेन, और NRI। तो ये सारी जानकारी आएगी। अब अगर आप इनमें से जो भी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे वो आपको फिल करना है, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट इंडियन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानकारी भरनी है इसमें, ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया है, अगर आप नेशनलिटी नहीं देख पा रहे थे तो मैंने इंडियन बाय डिफॉल्ट भरा रखा है। इसमें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरेन यानी अदर देन OCI, और नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI, ठीक है। अब जैसे ही आप ये इंडियन सिलेक्ट करेंगे फिर आपको, ठीक है, आगे भरना है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, और फिर कंफर्म कैटेगरी। तो मैं भी आपको आगे के स्टेप में समझाता हूँ, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सारी प्रोसेस को थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। ये लिखा हुआ है राज्य का निवास, मान लो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, राइट, उसी को भरना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, इसका मतलब ये है कि जहाँ के आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, है ना, आपके फादर जहाँ रहते हो, उनकी जमीन, उनका मकान, या आपका जो घर है परमानेंट, वो कहाँ पर है, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी राज्य का निवास। लाइक अगर मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश भरूंगा, मेरा अगर बिहार है तो मैं बिहार सिलेक्ट करूंगा। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है।
और सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देखिए कैटेगरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कैटेगरी। कैटेगरी को आपको ध्यान से चुनना है, क्योंकि जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी फॉर्म की एप्लीकेशन फीस है वो कम और ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप जनरल के हैं तो आपको 1400 रुपये लगेंगे, और अगर आप ओबीसी के हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पर जो है वही फिल करना है, क्योंकि जैसे ही आपने ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी, इसलिए सही जानकारी भरनी है, सही जानकारी देनी है। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं और उनके पास सर्टिफिकेट ना होते हुए भी ओबीसी सिलेक्ट कर देते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है ओबीसी, और ओबीसी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, उन्हीं का सर्टिफिकेट बनता है। एनसीएल सर्टिफिकेट कब बनता है, जब आपकी जो इनकम है, यानी आपकी जो फैमिली इनकम है, आपके मदर फादर की जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपके फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में जो एनसीएल फॉर्म सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं जारी किया जाएगा, याद रखें। और यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की ही वैलिडिटी है। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, और आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में नहीं आएंगे। राइट, ये जरूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम ओबीसी हैं लेकिन हमारे पास में एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम किस कैटेगरी से एप्लीकेशन करें। तो आप जनरल कैटेगरी से एप्लीकेशन करें, क्योंकि जनरल कैटेगरी से कोई भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को क्लेम करते हैं, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी अगर आप कैटेगरी को क्लेम करते हैं तो आपके पास में उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप जो कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम नहीं होगी, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैटेगरी चुनते वक्त। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओबीसी इसलिए भरा हुआ है ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे ओबीसी की होगी वैसे ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की जानकारी होगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट वालों को ये जो जानकारी आगे दिख रही है, क्या आपके पास कोई अधिक सरकारी या है ना, ये जो जानकारी दिख रही है ये नहीं भरनी होगी। राइट, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मैंने देखो यहाँ पर कैटेगरी को भी भर रखा है, उसके बाद कंफर्म भी कर रखा है। फिर मुझसे एक अगली इंफॉर्मेशन क्या पूछी जा रही है, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? यदि है तो मैं यस करूंगा, और यदि नहीं है तो मैं नो करूंगा। और नो के आगे देखिए ऑप्शन क्या है, आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, मतलब मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है बट सर्टिफिकेट अभी हमको मिला नहीं है। 2 ऑप्शंस दिखने है ना, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, दोनों ऑप्शन को समझाएंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दोनों ऑप्शंस में मांगी जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मान लेते हैं कि मेरे पास में सर्टिफिकेट है, तो मैंने इस जानकारी को यस कर दिया है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं सारी बातों को, मैं ऊपर तक से लेके नीचे तक आपको सारी जानकारी दिखाऊंगा। क्लियर, पर जितनी जानकारी मैं भरता जा रहा हूं उतनी जानकारी मैंने आपको दिखा दी है। मैंने यहाँ पर जानकारी में यस किया है। ठीक है, अब मैंने तो ऐसे ही फॉर्म सर्टिफिकेट का जो नंबर था वो ऐसे ही भर दिया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं भरना है। जो आपके पास में सर्टिफिकेट में नंबर दिया होता है, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट आईडी, वो को भरनी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू किया गया था, ठीक है, तो वो भरना है। इसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, मतलब आपने डीएम कार्यालय से बनवाया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बना के दिया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको हुआ है, तो वो अधिकारी का नाम आपसे पूछा जाएगा, किस इशूइंग अथॉरिटी ने आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ठीक है,
इतनी जानकारी आपको यस के फॉर्म में भरनी है। ध्यान रखें, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ये जानकारी भरनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मान लीजिएगा ये बताया है कि मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो मुझे क्या फिल करना होगा? जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा होगा या मैंने ऑफलाइन फॉर्म भरा होगा तो मुझे एक रिसिप्ट दी गई होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिलिंग करते वक्त। उस रिसिप्ट का नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मतलब आप याद रखिए, वो रिसिप्ट का नंबर आप अगर डाल देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपने किस डेट में एप्लीकेशन भरा था, किसका? ओबीसी एनसीएल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या एससी एसटी, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आपने किस तारीख को आवेदन दिया था, वो डेट आपको डालनी है। और आपने आवेदन दिया कहाँ था, यानी किस ऑफिस में दिया था? डीएम ऑफिस में दिया था, तहसीलदार को दिया था, रेवेन्यू ऑफिस में दिया था, या जो भी उससे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, वो आपको फिल करना है। लिखा हुआ है प्राधिकारी का नाम जहां श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, यानी नेम ऑफ द अथॉरिटी विच अप्लाइड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया है, या मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है, या मैंने तहसीलदार को दिया है, या मैंने रेवेन्यू ऑफिसर को दिया है, या मैंने एडिशनल कमिश्नर को दिया है, या मैंने कमिश्नर को दिया है। ये जानकारी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगी जिसके लिए आपने किया था, यानी ओबीसी में, या है ना, सारी जानकारी लिखी होती है उसमें रिसिप्ट में कि कहां पर आपने किस ऑफिस में दिया हुआ है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद मैं अगली जानकारी तक पहुंचूंगा, और वो है क्या आपको मधुमेह यानी आर यू डायबिटिक, फिर इस इंफॉर्मेशन पर जाऊंगा। बस ये ध्यान से रखना है, इतनी जानकारी आपको ध्यान से फिलअप करना है, ठीक है? इतनी जानकारी आपको ध्यान से फिलअप करना है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या फिलअप किया है, आर यू डायबिटिक, ठीक है? तो मैंने अगर यस क्लिक किया, वैसे तो मैं नो करूंगा, लेकिन मैंने यस और नो दोनों ऑप्शन दिखाए हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कैंडिडेट हु आर डायबिटिक मे कैरी सुगर टैबलेट ऑब्लिक फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज। मधुमेह रोगी अपने साथ चीनी की गोलियां या फल जैसे केला सेब संतरा ले जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी कैंडिडेट को कोई भी चीज एग्जाम हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होती है, बट ये एक स्पेशल केस है अगर आप डायबिटिक हैं तो, राइट? फिर हम आगे जानकारी को पे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी हमारी है कि क्या आप एनसीसी कोटा हैं, है ना? क्लेम फॉर एनसीसी कोटा अगर आप हैं तो ठीक है, भरेंगे। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं तो भरना है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको भरना है। तो ये सारी जानकारी मैंने भर दी है, लगभग आपको ये सारी जानकारी तो आपको पता ही होगी। अब अगली जानकारी है कि आपकी जो एनुअली फैमिली इनकम है वो कितनी है, यानी वहाँ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, किस उसमें आती है, ठीक है? ये देखिए सारी जानकारी आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप गरीबी रेखा से क्या आप बीपीएल यानी परिवार से हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि हैं आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के वार्ड हैं तो आपको भरना है, नहीं तो नो करना है। क्लेम फॉर द स्पोर्ट कोटा, क्योंकि कई बार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ जगह स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई नेशनल लेवल पर, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नो भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चर डालेंगे और इस जानकारी को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, ठीक है? वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अभी आपको बताते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल फिल कर दी है। अब चलते हैं, देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं, थर्ड है डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो डिसेबिलिटी डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं या नहीं है। अगर आप नो करेंगे तो आपको कोई जानकारी शेयर नहीं करनी, कैप्चा भरेंगे और खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आप क्लेम करते हैं इस कैटेगरी में,
तो फिर आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको अगली जानकारी क्या देनी वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से समझिएगा, क्या क्या जानकारी आपसे मांगी जा रही है। मैंने थोड़ा ये जूम किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या जानकारी आ रही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये लिखिए कैंडिडेट नेम, ये आपका भरा हुआ आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी हुई आएगी, आपका जेंडर भरा हुआ आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव UDID सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, या तो UDID सर्टिफिकेट होगा या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया है। मान लेते हैं कि मेरे पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है। यस, आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दो ऑप्शन मांग रहा था, मैंने उसमें से नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको क्या करना है, विकलांगता प्रमाण पत्र यानी एंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, कंफर्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो नंबर ऊपर भरेंगे वही नीचे भरेंगे, इशूइंग अथॉरिटी भरेंगे। और इसमें एक और बात देखिए, क्या आप एक PWD उम्मीदवार जिनके पास सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी और वैध जीवित विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझना है कि अगला हो सकता है कि आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बजाय UDID सर्टिफिकेट है, तो आप इसे भरेंगे, इसका नंबर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर भरेंगे, वही चीज लिखी हुई है, दोनों एक ही चीज है। UDID सर्टिफिकेट आपका पास में है तो उसका नंबर भरेंगे, यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और उसको ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एक डमी भर रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम गए कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, हमने उसके बाद आगे किया, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप कितने % डिसेबिलिटी रखते हैं। अगर 40% और ऊपर है तो ही आपका सर्टिफिकेट ये वैलिड है। ठीक है, जैसे मेरे पास में 45% था, मैंने भर दिया उसको। फिर आपको क्या स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, अपने साथ आप लेके जाना चाहते हैं कि नहीं लेके जाना चाहते हैं, वो ऑप्शंस पूछेगा आपसे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, नो, यस, या आप अपने या NTA प्रोवाइड करेगा या आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं चलता हूँ हमारे चौथे, 3 स्टेप पूरे होगा, चौथे स्टेप पे आइडेंटिटी डिटेल। और आइडेंटिटी डिटेल में आप देखिए आधार कार्ड ऑप्शन में है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट है ना, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, पैन है, ड्राइविंग है, राशन कार्ड है, वोटर ID है, या फिर कोई भी आपके पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बाकी इनमें से नहीं है तो अदर ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड चुना है। ठीक है, तो आधार कार्ड के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर भरना है और आपको अपना नाम। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं। मुझे पता है इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके CUET PG 26 परीक्षा के विभिन्न चरणों से मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे, ये तो एप्लीकेशन नंबर था, सॉरी, ये एप्लीकेशन नंबर है, आपका नेम है, और ये आपको आधार नंबर भरना है। ठीक है, इसके बाद कंफर्म भरना है आधार नंबर को और फिर कैप्चर डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद भी क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ा, मान लेते हैं कि मैं आधार कार्ड नहीं देना चाहता हूँ तो मैं पैन कार्ड भरता हूँ, और मैंने उसका पैन कार्ड चूज किया और पैन कार्ड की नंबर डाल दिया और उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर अपार ID। अगर आपके पास में अपार ID है, अपार ID बेसिकली अब आजकल यूनिवर्सिटीज़ के में जब आप एनरोल करते हैं तो बनवाई जाने लग गई है, पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आप यस और नो में
भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यस करेंगे तो आपको अपार आईडी की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, यानी आपके पास में जो अपार आईडी है वो आपको फिलअप करके आगे कंटिन्यू करना होगा। तो ये तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं जिसमें आपको दिक्कत आए। अब जानते हैं नेक्स्ट, जैसे मैंने अपना पैन कार्ड दिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैन कार्ड पहचान के रूप में इतने तारीख को स्वीकार किया गया। यदि आप आधार नंबर डिजी लॉकर का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करना चाहते हैं तो कृपया अपडेट चुनें, अन्यथा स्किप या प्रोसीड करें। तो मैंने अपडेट नहीं किया और मैंने स्किप एंड प्रोसीड करके आगे वाले स्टेप पे पहुंच गया। मैं आगे वाला स्टेप है एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो मैं भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है यहाँ पर, पूरा ऊपर से नीचे तक। देखिए ये लिखा हुआ है सेलेक्ट फॉर एग्जाम CUT PG है। जैसे कि मैंने अपने प्रेजेंट एड्रेस में MP का भरा हुआ था तो मैंने MP के 2 सेंटर फिल किए हैं। कौन कौन से? मैंने भोपाल ले लिया और मैंने इंदौर ले लिया। लेकिन मेरा परमानेंट रेजिडेंस उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश का लखनऊ ले लिया जहां मैं रहता हूं, और उत्तर प्रदेश का ही दूसरा सेंटर जो कि नियरेस्ट है लखनऊ से, कानपुर ले लिया। तो सेंटर चुनते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे मैं प्रेजेंटली भोपाल में रह रहा हूं तो भोपाल मेरा हो गया एक सेंटर। मान लो अगर भोपाल सेंटर अवेलेबल नहीं होता है तो वो अगला सेंटर चुनेंगे इंदौर, तो इंदौर भी मेरे भोपाल से बहुत दूर नहीं है, मैंने चुन लिया। मान लेते हैं कि यदि ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो फिर मेरे को परमानेंट बेस पर मिलेगा। ठीक है, और या फिर आप मान लेते हैं कि भोपाल देना पसंद करेंगे या लखनऊ देना पसंद करेंगे तो आप लखनऊ या उत्तर प्रदेश को ऊपर कर देंगे। याद रखिए जो सेंटर आप कन्वीनियंट हैं जाने के लिए वही ऊपर नीचे रखना है। यानी अगर आप पहले भोपाल रखते हैं तो आप भोपाल को फिल कर देंगे। मान लेते हैं दूसरे नंबर मुझे लखनऊ करना है तो उत्तर प्रदेश यहाँ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लखनऊ को, देखिए आप यहाँ भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को आपको पहले यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इंदौर की जगह आप लखनऊ कर देंगे। मान लेते हैं अगर आप उसके बाद कानपुर जाना पसंद करेंगे तो कानपुर को ऊपर कर देंगे लखनऊ की जगह, और इंदौर सबसे आखिर में कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेंटर चूज करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। पहला प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा करंट परमानेंट एड्रेस, इन्हीं के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो आई थिंक आपको सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। सेंटर के बाद आपको क्या भरना है? देखिए आपको भरना है यहाँ पर पेरेंट का यानी फादर का आपको ऑक्यूपेशन भरना है कि आपके फादर करते क्या है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग जो भी है वो आपको फिलअप करना है। आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो फिल करनी है, ये मैंने लिया हुआ है। मान लेते हैं मेरे फादर बिजनेस करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मैंने ये भरा है। मेरी मदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो मैंने ये भरा हुआ है, और मेरी मदर ग्रेजुएट है तो मैंने उनकी जानकारी शेयर कर दी है। तो ये जानकारी तो आप सभी शेयर कर देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अब कि जो पेपर आप भरना चाहते हैं, जैसे मैं SCQP 09 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चुनता हूँ तो मैं सबसे पहले इस पेपर को भरूंगा। अब मान लेते हैं क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप 2 पेपर तक चुनेंगे तो 2 पेपर तक की जो फीस है वो 1400 रुपये आपको देनी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 2 पेपर ही चुने। ठीक है, अगर आप चाहें तो दूसरा पेपर जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, मान लेते हैं कि अगर मान लें मैं MCA करने जा रहा हूं और मेरा अगर MCA में सिलेक्शन नहीं हो पाता है अच्छी जगह पर तो मैं कोई दूसरा कोर्स भी कर सकता हूं, वो उसके लिए आप दूसरा पेपर चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये फॉर्म भी मैंने भर दिया। अगर मेरे नियरेस्ट सिलेबस सेंटर हुआ तो मैं दे आऊँगा। ये सब फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान ये रखना है जो पेपर आप चुन रहे हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और वही पेपर आप देने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने भर दिया है तो देने जाना ही पड़ेगा, नहीं। मान लेते हैं अगर आपने भर भी दिया है तो पेपर आपको जो आपने तैयार किया है वही पेपर के लिए आप सीरियस हैं और वही आप एग्जाम देने जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान से भरनी है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ में आपको मजाक करना है। आपने पेपर चुन लिया, अब उसका एग्जाम आपको देने जाना है नहीं जाना है वो अलग विषय की बात, पर चूंकि आप
फॉर्म भर रहे हैं तो सीरियस है किसी न किसी पेपर के लिए, वो आपको चूज करना है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस चुन लिया है। जरूरत नहीं है कि मैं चारों पेपर भरूं। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ले रखे हैं। मैं बीएड भी करना चाहता हूँ, मैं जनरल भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने चारों भर दिए। पर 2 पेपर आपको 1400 रुपये में होंगे, बाकी के जो 2 पेपर्स हैं वो 700 यानी 1400 रुपये, यानी आपको टोटल फीस कितनी हो जाएगी, 2800 हो जाएगी अगर आप चारों पेपर सुनते हैं। और 2 चुनेंगे तो 1400 लगेंगे, 3 चुनेंगे तो 2100 लगेंगे। ये तब लगेंगे जब आप जनरल कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो फिर उसकी फीस थोड़ी अलग हो जाएगी, राइट। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, एक पेपर भी आप चुनेंगे तो कोई समस्या नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कि अब मैं केवल एमसीए का एग्जाम देना चाह रहा हूँ और मैं एमसीए करना चाहता हूँ, तो मैंने केवल एक ही पेपर चूज किया है, बाकी के पेपर मैंने चूज नहीं किए हैं, तो मैंने उनको नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एप्लीकेबल भर दिया है। इसके बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। अब आपसे जो नेक्स्ट अगला स्टेप है वो क्या पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल। मैंने ये 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, 7वें स्टेप पर मैं आ चुका हूँ। 7वां स्टेप क्या है उसको ध्यान से समझते हैं अब, ठीक है। एक एक जानकारी को ध्यान से समझना है। ये लिखा हुआ है 10th या इक्विवेलेंट, यानी कि 10th की आपको सारी जानकारी भरनी है कि आपने कब किया था, क्या आपका 10th और इक्विवेलेंट है। यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड भर देंगे। आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए। परसेंटेज होगा तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज दिखेंगे। सीजीपीए होगा तो ग्रेड पॉइंट भरना पड़ेगा और ऑब्टेन सीजीपीए होगा। इसके बाद उसका रोल नंबर और आपने किस इंस्टीट्यूट से किया था, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको इसमें देनी रहेगी, ठीक। 10th के बाद में आपको 12th की इंफॉर्मेशन भी सेम इसी फॉर्मेट में देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप 12th की जानकारी दे देंगे। ये देने के बाद आपको ग्रेजुएशन पर आना है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में क्या क्या जानकारी आपको देनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आप पास कर चुके हैं, यानी आपका 2024 में हो गया है, 2025 में हो गया है, तो आप यहाँ पर भरेंगे पास और उसका ईयर 2025 या 2024 या 2023, कौन सी आपने क्वालिफाइंग एग्जाम की है। लाइक आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, या इनमें से अगर आपकी कोई एजुकेशन लिस्टेड नहीं है तो आप अदर्स भरेंगे। और अदर्स में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, मैं भी आपको वो ऑप्शन भी दिखाऊंगा कि मान लिया अगर मैंने बीसीए किया हुआ है तो मैं कहाँ भरूंगा या कैसे लिखूंगा, वो भी बताऊंगा। पहले आपको बेसिक बात बता देते हैं। मान लेते हैं मैंने बीएससी किया है, मैंने बीएससी चुना और जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा और जिस कॉलेज से किया उस कॉलेज का नाम लिखूंगा, ठीक है। इतनी जानकारी भर के मैं दोबारा आपको दूसरी चीज दिखाने वाला हूँ। मान ले और यहाँ पर रोल नंबर आ रहा था, ऑप्शन संस्थान का पिन कोड आ रहा था। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर पास कर लिया है, लेकिन मेरी क्वालिफाइंग एग्जाम में मैंने अदर सेलेक्ट किया है, तो अदर मैंने क्या लिखा हुआ है, बीसीए, और बीसीए मैंने माखनलाल से किया हुआ है तो मैंने माखनलाल भर दिया है। परिणाम का जो मोड है वो मेरा सीजीपीए है, तो मेरा सीजीपीए में आया है 10 ग्रेड पर है, तो और मैंने 9.54 अगर ऑब्टेन किया है तो ये लग दिया। फिर ये मेरा रोल नंबर है, ये कॉलेज का नाम है और ये कॉलेज का पिन कोड है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है और बस ध्यान से भरते चलेंगे आगे। अब मान लेते हैं कि मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ, लाइक मैंने अभी 2025-26 में कंप्लीट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपियरिंग जैसे ही भर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2026 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में मैंने अदर्स भरा हुआ है, क्योंकि मान लीजिए मेरे जो क्वालिफाइंग एग्जाम है लिस्टेड नहीं था, मैंने बीबीए किया है तो मैंने बीबीए भर दिया। यहाँ पर मैंने जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी फिलअप की। परिणाम का मोड ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड रहेगा। रोल नंबर अगर आपका है तो आप भर दें, नहीं तो आप जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी भर सकते हैं। जो भी कॉलेज था वो कॉलेज आपने भर दिया उसका एड्रेस के साथ में, और जो भी इसका इंस्टीट्यूट का पिन कोड था वो आपने भर दिया। यानी हमने आपको दोनों बातें बता दी हैं कि अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपको इस तरह से भरना है, अगर आप पास्ड हैं तो आपको इस तरह से भरना है, अगर आप पास हैं और आपकी जानकारी लिस्टेड नहीं है क्वालिफाइंग एग्जाम की तो आप अदर्स करके उसको भर सकते हैं, राइट। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट मूव करना है एडिशनल डिटेल पर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विंस हैं जो आप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। आर यू अ ट्विन एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर सीयूटी
मतलब अगर आप जुड़वा भाई हैं और आप दोनों एक साथ सीयूटी डिग्री कर रहे हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो मैंने चूंकि अपना ही ट्राई कर रहा था तो मैंने अपना ही भर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। कृपया लाइव फोटोग्राफ लेने से पहले नीचे ध्यान पूर्वक पढ़ें निर्देशों को। जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे वेबकैम कनेक्ट करें, यानी लाइव कैमरा बॉक्स से आप अपनी लाइव इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी और 80% चेहरा आपको कानों सहित बिना मास्क के स्पष्ट रूप से दिखाई देना, यह सुनिश्चित करें। फोटो लेने के लिए कैप्चर फोटोग्राफ बटन पर क्लिक करेंगे। यदि फोटो सही है तो उसको आप अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो दोबारा से फिर अपलोड करेंगे। यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता है तो दाईं ओर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ये वाला एक क्यूआर कोड है, और अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर करें व अपलोड करें। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में वेबकैम सही नहीं है या प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो आपको इस क्यूआर कोड पर स्कैन करना है मोबाइल से, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ये फोटो लेकर के उसको अपलोड करेगा। ठीक है, फोटो अपलोड होने के बाद आपको रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। क्लियर? देखिए एक एक जानकारी बहुत ध्यान से भरनी है, बस जरूरी नहीं है कि ये आपको साइबर कैफे पे जाके करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कैप्चर फोटोग्राफ किया है और कैप्चर की गई तस्वीर मेरी यहाँ पर दिखेगी, जो मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है वो यहाँ पर दिखेगा। अगर ये सही है, ठीक है, रिफ्रेश कैप्चर फोटो करेंगे, यहाँ पर सही है तो अपलोड कर देंगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया, देखिए यहाँ पर दिखा मुझे, और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, देखिए पहले मैं देख लेता हूँ क्या दिख रहा था मुझे। योर कैप्चर्ड इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ भाई ने सही कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ ने ये हमें दिखा हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अगर सही है, नहीं तो एडिट करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को करने के बाद मुझे नेक्स्ट मैं पहुंचूंगा डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी 10वें नंबर पे पहुंचूंगा। और जब 10वें नंबर पे पहुंचूंगा तो क्या क्या जानकारी आपको देनी है, देखिए पासपोर्ट आकार की फोटो ये आपको अपलोड करना है, साइन आपको अपलोड करना है, आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं और आपने इस कैटेगरी को क्लेम किया है तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और आपने जिस आइडेंटिटी प्रूफ की इंफॉर्मेशन दी है, लाइक आपने पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन दी तो आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, अगर आपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दी तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फोटो अपलोड कर रखी है, ठीक है, मैंने एक फोटो अपलोड की थी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, यस। मैंने फिर इसके बाद में ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया है वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, चारों डॉक्यूमेंट मैं देख लूँ मैंने सही डॉक्यूमेंट सही जगह प्लेस किए हैं कि नहीं किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही जगह पर प्लेस किए हैं कि नहीं किए हैं, ये आपको जरूर देखना है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो दोबारा से आप चूज फाइल करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, वो उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। फिर दोबारा से चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो वही है जिसको आपने अपलोड किया है। बस इन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, करते चलिए। इसके बाद में फाइनल सबमिट का बटन आएगा, उसके पहले आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बार रिव्यू जरूर कर लें कि जो जानकारी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है क्या वो जानकारी सही है या नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए ये सारी जानकारी है, 11वें नंबर के स्टेप्स पर पहुंच गए हैं। ओके, 11वें नंबर के स्टेप्स पर पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपको सारी जानकारी यहाँ पर दिख रही है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी, सारी जानकारी, पूरा जो फॉर्म आपने भरा है वो पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी फैमिली इनकम, नेशनैलिटी, ठीक है, इसके बाद आप सारी जानकारी मांग रहा था, फिर पैन कार्ड आपने दिया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जानकारी आपने दी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपने जानकारी दी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं भी आपको कुछ लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, पर जब तक सबमिट ना करें, ठीक है, अगर आप श्योर नहीं है। फिर इसके बाद मैंने CUT PG मान लेते हैं, मेरा मन चेंज हो गया कि मुझे भोपाल के बाद इंदौर की जगह लखनऊ रखना है या कानपुर पहले रखना है, तो मैं कानपुर पहले रख दूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पेपर मैंने भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है,
ये जरूर ध्यान से देखना है। इसके बाद 10th और 12th की जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं है, ये भी आपको देखना है कि जो 10th की जानकारी दी है, बोर्ड भरा है, आपने अपने मार्क्स एंटर किए हैं, या आपने स्कूल का नाम या आपने पिन कोड, कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 12वीं की जानकारी सही दी है कि नहीं दी है, ये आप चेक करेंगे। फिर ग्रेजुएशन में भी आपसे जो जानकारी मांगी गई थी वो ग्रेजुएशन की जानकारी भी आप सही सारी चीज़ों का मिलान करेंगे, और कुछ एडिशनल जानकारी भी जो आपने दी थी। फिर आपका वर्तमान पता और इसके बाद में स्थायी पता जो आपको दिख रहा है, इसके बाद ईमेल मोबाइल आपका सही है कि नहीं है, वो सब आपको बताएगा यहाँ पर सारी जानकारी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे, आपकी लाइव फोटो दिखने लग जाएगी जो आपने फोटो ली थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब दिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आप ध्यान से समझिए। कृपया नीचे सूचीबद्ध सभी विवरणों को ध्यान से सत्यापित करें। एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद अंत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। काइंडली वेरीफाई all the particulars listed below carefully. Once submitted application form, finally changes cannot be made. यानी आप इन जानकारियों को अपडेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 जानकारी जो आपसे पूछी जा रही हैं, ये आपकी सही है नहीं है। एक बार आपने जमा कर दिया तो फिर आप इनको चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे ही आपने ये सारी जानकारी टिक करते गए, टिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए नीले रंग से जो टिक है वो उसका मतलब आपने सारी जानकारी देख ली है। यहां पर आपको ये चेक लिखा हुआ डिक्लेरेशन पढ़ना है और आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपने आप सारी जानकारी देख लेते हैं, फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना है। क्लियर? मुझे लगता है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फाइनल सबमिशन के बाद आपको 3rd स्टेप पे पहुंचना है, फीस पेमेंट पर। तो ये अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं तो खैर ऐसे ही डमी कर रहा था। मैं आपको वो दिखा देता हूं कहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया और एप्लीकेशन फी आपकी कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गई, तो आप नेक्स्ट पे कहाँ पहुंचेंगे, फी पेमेंट पर। ठीक है, यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीट अगर हो जाएगा तो वो दिखने लग जाएगा। फी कंप्लीट करने के बाद फी कंप्लीट दिखाएगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का व्यू आपको दिखने लग जाएगा। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंप्लीटली फिल करेंगे, ध्यान से फिल करेंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरह की जानकारी आपसे शेयर की है, तो मुझे लगता है कि अब आपको सारी बातें बहुत ध्यान से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो इस तरह से आपको पूरी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो आपसे प्रोसेस शेयर की है, आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखें, कोई भी स्टेप इसमें आपको मिस नहीं करनी है। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट लिखें, और कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा ताकि आप सारी जानकारी सही से फिल कर सकें। एक बार और आपको बता दें, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट exams.nt.nic.in CUT-PG, ठीक है, जहां पर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखेंगे, सिलेबस देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू आता है तो इनका हेल्प डेस्क है, ये हेल्प डेस्क पर आप मेल करिए। पेमेंट रिलेटेड कोई इशू हो रहा है वो भी आप देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने हेल्प ID डाल रखी है।
किसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो आप हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। ओके, और बाकी तो सारी जानकारी मैंने आपको शेयर कर दी है। बार बार कहूँगा, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और फिर आप सारी जानकारी को एंटर कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो पहले मैंने आपको बताए हैं, लाइक फोटो, साइन, और अगर आप कैटेगरी में PWD क्लेम करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, बस यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। OBC डॉक्यूमेंट अभी आपको लगाना नहीं है, लेकिन उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशुइंग डेट है और जो इशुइंग अथॉरिटी है वो भरनी है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो जानकारी सिर्फ देनी है कि आपने एप्लीकेशन नंबर किया है, तो उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसकी आवेदन की तिथि क्या है और किस ऑफिस में आपने या किस अथॉरिटी को आपने आवेदन दिया है। ठीक है, बस ये सारी जानकारी देनी है। बहुत सिंपल फॉर्म है, सिंपल स्टेप्स मैंने आपको सारी चीजें बता भी दी हैं। तो थैंक यू, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो आप एग्जाम की तैयारी करिए। इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स भी ले सकते हैं, हमारा कोर्स भी आप ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। अगर आपको लगता है कि हम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई कोचिंग का कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, इम्पिटस गुरुकुल का जो कंटेंट है या इम्पिटस गुरुकुल का जो कोर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए, और अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो CUT के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।